हेलो दोस्तों, नमस्कार। यार एक सीन इमेजिन करो, 7 आदमी हैं और एक ही दरवाजे से निकल रहे हैं, वो भी एक एक करके। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है और कोई कुछ अनाउंस भी नहीं कर रहा है, बस चुपचाप निकले जा रहे हैं। लेकिन उस मीटिंग में जो भी आदमी खड़ा है वो ये जरूर जानता है कि जो पहला शख्स निकलेगा वो चाइना का सबसे ताकतवर आदमी ही रहेगा और बाकी जिस ऑर्डर में जो भी निकलेगा उस हिसाब से उनकी रैंक डिसाइड होगी। मतलब ये ऐसा पावरफुल सिस्टम है जो कि 1.5 बिलियन लोगों की जिंदगी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कुछ इसी तरह अक्टूबर में 2022 में सबसे पहले निकले थे शी जिनपिंग, वो भी तीसरी बार। और चाइना का जो एक रूल पहले था कि कोई तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, इस रूल को पहले ही हटवा दिया था। मतलब एक बात तो साफ थी कि ये बंदा शायद अब यहाँ से कभी नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात बता देते हैं कि इससे पहले चाइना में इतनी पावर किसके पास थी। एक शख्स है जिसका नाम है माओ जेडोंग, उनके पास शी जिनपिंग के पहले इतनी ज्यादा ताकत थी, जिन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया और जिसकी तानाशाही में लगभग लाखों लोग मारे गए। शी जिनपिंग की तुलना हमेशा माओ से होती रहती है और ऑनेस्टली वो कंपैरिजन गलत भी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको आश्चर्य कर देगी कि माओ ने शी जिनपिंग को सिर्फ इंस्पायर भी नहीं किया, जबकि एक समय ऐसा आया कि माओ ने शी जिनपिंग की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तो एक बार जरूर सोचिए कि जिस सिस्टम ने शी जिनपिंग को घर से निकाला, गुफा में रहने के लिए मजबूर किया, स्कूल छुड़वाया, खेतों में मजबूरी करवाई और शी जिनपिंग उसी सिस्टम के सहारे सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। तो यही कहानी आज हम आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जियोपॉलिटिकल ट्री। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं इस चैनल पर, हम आपको ये बता दें कि हम इस चैनल पर कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल इश्यूज को सिंपल और ऑनेस्ट तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। कोई भी केबल न्यूज जैसा ड्रामा नहीं, कोई भी गवर्नमेंट की पीआर नहीं, सिर्फ और सिर्फ असली पिक्चर। आज की वीडियो में हम जिस बंदे की बात करेंगे उसे उसके टीन एज में घर से निकाल दिया गया था, जो गुफाओं में रहने के लिए मजबूर हो गया था। उसने अपने हाथ से जमीनें खोदी थी। जिस सिस्टम को उसके बाप ने बहुत पावरफुल बनाया था, उसी सिस्टम ने उसे तोड़ने की कोशिश करी और फिर वही बंदा सालों बाद दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था। हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं शी जिनपिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक एंड कमेंट करिए। शी जिनपिंग के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। 1930 का दशक में चाइना के अंदर सिविल वॉर चल रही थी। एक तरफ तो माओ जेडोंग के उनके कम्युनिस्ट साथी थे, तो दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी। और एक बात आपको सच सच बताऊं, 1934 तक आते आते माओ पूरी तरीके से हारने वाले थे। फौज गिरी हुई थी, भूखी थी और सारे रास्ते बंद थे। तो उस फौज ने क्या किया, उन्होंने दुश्मन का घेरा तोड़ा और वहां से भागकर बहुत दूर चले गए। ये फौज सैकड़ों माइल्स का सफर तय करके चाइना के दूसरे कोने में जा पहुंची, जिसे लोग लॉन्ग मार्च कहते हैं, जिसमें फौज पूरे एक साल के अंदर हजारों माइल्स चाइना के सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे घने जंगल में बीताती हुई आगे बढ़ती जा रही। इस पूरी टोटल फौज में 86,000 लोग निकले थे, लेकिन दुख की बात है कि उसमें से 8,000 लोग ही बच सके। बाकी सब रास्ते में ही खत्म हो गए, कुछ तो ठंड से, कुछ भूख से, कुछ बीमारी से और कुछ दुश्मनों के हमलों से। कुछ जो लोग बच गए थे वो किसी तरह जिंदा रह रहे थे। और जब ये मार्च आखिरकार खत्म हुई, नॉर्दर्न चाइना में पहुंच गए, तो एक लोकल कमांडर ने इन्होंने शरण दी। उसने वहाँ पहले से ही एक अपना बेस बना रखा था और उस कमांडर का नाम था शी जोंगजन। मतलब ये शी जिनपिंग के पिता थे। 1949 तक आते आते कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ सिविल वॉर जीत ली थी। माओ जेडोंग चाइना के पहले राष्ट्रपति बन चुके और उन्होंने चाइना को एक नया नाम दिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एकदम नया देश। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में पावर कैसे काम करती है, क्योंकि आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले ऊपर एक छोटी सी कमेटी आती है जिसको बोलते हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें कभी कभी 7 लोग रहते हैं या कभी कभी 9 लोग। और यही कमेटी पार्टी, मिलिट्री और गवर्नमेंट को चलाती है। चाइना का कोई भी बड़ा फैसला इसी कमेटी से निकलता है। माओ ने खुद अपने को इन्हीं के बीच में रखा, लेकिन माओ का इन सबसे ऊपर बैठना काफी नहीं। माओ ने 1945 में एक अलग तरीके का काम किया। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को, माओइज्म को, पार्टी की ऑफिशियल फिलोसॉफी में बनवा दिया। मतलब अब माओस के आइडिया को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। बस माओ ने जो एक बार कह दिया उसे आपको मानना पड़ेगा। और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात देखने को मिलती है कि उनकी हर आसपास की पोस्ट पर, हर बड़े पदवे पर उन्हीं लोगों को बिठाया गया जो पर्सनली उनके बहुत लॉयल थे, उनके पुराने साथी और उनके लॉन्ग मार्च में जो उनके साथी थे। शी जिनपिंग के पिता को स्टेट काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, देश के सबसे बड़े पोस्ट में से एक। और शी जैसे बच्चों को, रिवॉल्यूशनर के हीरो के बेटों को एक खास स्टेटस मिला हुआ था जिन्हें प्रिंस लिंक्स कहते थे। लेकिन किसे पता था इन सब स्टेटस की एक दिन शी जिनपिंग को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माओ की पॉलिसी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी वजह से चाइना में बहुत बुरा हाल हो चुका था, भयानक अकाल पड़ने लग गए थे, लाखों लोग भूख से मरने लगे। पॉलिटिकल राइवलरी तो अपनी जगह चली रही, जो भी थोड़ा अलग सोचता, जो भी माओ के विरुद्ध जाता, वो खत्म हो जाते। और फिर एक दिन उन सबसे बुरा दौर आया जिसका नाम है कल्चरल रिवॉल्यूशन। 1960 तक आते आते माओ ने कैंपेन की शुरुआत, जिसका नाम था आइडियोलॉजिकल रिन्यूअल।
रिवॉल्ट मतलब टेरर ऑफ रेड गार्ड्स। रेड गार्ड्स के नाम की एक यूथ मिलिशिया बनाई गई जो लोगों के घर में घुसते थे, ऑफिसों में घुसते थे, बाजारों में भी उनको पकड़ते थे और जो भी उनको दुश्मन लगता था उसे पब्लिकली बेइज्जत करते थे, उनको मारते थे, जेल भेजते थे और कभी कभी उनकी हत्या भी कर देते थे। माओ का सनकीपन इस तरीके से आगे बढ़ गया था कि उसके काल में कोई भी अब सेफ नहीं बचा था, माओ के पुराने साथी भी नहीं। लॉन्ग मार्च के टाइम पर जो भी उनके पुराने साथी थे वो सभी के सभी अरेस्ट हो चुके थे, सीनियर ऑफिशियल्स भी जेल जा चुके थे और फिर रेड गार्ड शी जिनपिंग के पिता के दरवाजे पर भी आए। शी जिनपिंग के पिता की मतलब शी जोंगजुंग की एक फोटो उस समय की भी है जब वो माओ के साथ दिखे। वो ही एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने माओ को लॉन्ग मार्च में सर्वाइवल करने में मदद की थी, लेकिन रेड गार्ड्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भीड़ में बेइज्जत किया, उन्होंने मारा पीटा और अगले 8 साल के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया। और उस समय शी जिनपिंग की उम्र थी महज 15 साल। उन्हें एलाइट स्कूल से निकाला गया, शहर से दूर गाँव में भेजा गया और उन्हें गुफा में रहना पड़ा, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी और बहुत मजदूरी करनी पड़ती थी। उन्होंने अपने हाथों से खेत भी जोते, मतलब कि जिस सिस्टम ने उनके बाप को इतना बड़ा स्टेटस दिया था वही सिस्टम के आगे आज शी जिनपिंग हार चुके थे। माओ की दादागिरी इसी तरह चलती रही और 1976 तक आते आते माओ की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब कल्चर रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। लेकिन चाइना अपने आप को बहुत थकावा महसूस कर रहा था और पूरी तरह से टूट चुका था। इसी बीच में एक आदमी पावर में आया जिनका नाम था डेंग शियाओपिंग। वो भी माओ की दादागिरी का, डिक्टेटरशिप का शिकार हो चुका था, लेकिन वो आदमी एक ही सोच लेकर वापस आया था कि ये जो भी घटनाक्रम हुआ है ये दोबारा कभी चाइना में नहीं होना चाहिए। 1981 में कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफिशियली माना कि माओ के दौर में बहुत कुछ गलत हुआ और उन्होंने ये मिलकर डिसाइड किया या नया रूल बना कि पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगी, मतलब कि कलेक्टिव लीडरशिप के हाथ में रहेगी। और डेंग ने अपना ये वादा निभाया। डेंग ने चाइना के लिए इकोनॉमी रिफॉर्म भी बहुत किया, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने देश में लाया। चाइना की इकोनॉमी ने जो दौड़ लगाई वो मॉडर्न हिस्ट्री में शायद किसी ने नहीं देखी। उनके शासनकाल में चाइना बहुत फला फूला, लेकिन डेंग के शासनकाल में उनके ऊपर एक काला धब्बा लग चुका था। 1989 में तियानमेन स्क्वायर में स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट को ब्रूटल तरीके से डेंग ने रोका, वो किसी भी मामले में बहुत कुछ अच्छा नहीं था और स्टूडेंट उनसे बहुत खफा, लेकिन उन्होंने अपनी एक बात जरूर रखी कि उनकी वजह से अगले 30 साल तक चाइना में कोई भी माओ नहीं बन सका। माओ के मरने के बाद शी जिनपिंग ने बीजिंग में पॉलिटिकल फिलोसॉफी में एडमिशन ली। और आपको एक चीज की बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, इस कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके पिता को जेल में डाला, उनको स्कूल छुड़वाया, अंत में शी जिनपिंग ने उसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि वो एक बात जरूर समझ गए थे, पार्टी ही एक पावर है जिसके बाहर उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन शी जिनपिंग ने बीजिंग में बाकी प्रिंस लिंग्स की तरह नहीं किया, जहाँ सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे वो उल्टी दिशा में गए। शी जिनपिंग ने चाइना के प्रोविंस मतलब दूर दराज के गाँव में रहना पसंद किया। उन्होंने वहाँ करीब 17 साल व्यतीत किए, जहाँ कोई भी बड़ा आदमी ध्यान नहीं देता, जैसे कि हबी, फ्यूकियान, जीजैंग जैसे जो रूरल एरिया है उनमें शी जिनपिंग ने बहुत काम किए, वहाँ के लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, वहाँ अपनी एक रेपुटेशन कायम की। और इन्हीं लोगों में शी जिनपिंग की एक रेपुटेशन बन चुकी थी कि ये बंदा काफी हम्बल है, हार्ड वर्किंग है और रिलायबल है। फिर 2007 में शी जिनपिंग को आखिरी असाइनमेंट मिला शंघाई में, वहाँ पर एक करप्शन स्कैंडल हुआ था जिसने पार्टी को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था। शी जिनपिंग वहाँ गए, 7 महीने में सब कुछ साफ किया और फिर वापस चले आए बिना किसी एक भी दुश्मन बनाए। पार्टी के बड़े लोगों को एग्जैक्टली वही चाहिए था, एक प्रिंस लिंग्स, लेकिन जो बहुत एम्बिशियस न दिखे, और शी जिनपिंग उसके लिए बहुत फिट बैठे थे। 2007 में पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में उनका दखल हुआ और फिर 2012 में वो उसी दरवाजे से पहले शख्स निकले और चाइना को एक नया लीडर मिला। लेकिन आपको एक मजेदार बात यहाँ पे बताते हैं कि शी जिनपिंग को जब से पावर मिली उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया जो माओ जेडोंग ने किया था, बस उनका काम थोड़ा स्मार्ट था और थोड़ा फास्ट था। पहला काम उन्होंने चलाया एंटी करप्शन कैंपेन के तहत। पावर में आते ही महीनों के अंदर सैकड़ों सीनियर ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया। ऑफिशियली बोला गया कि पार्टी हम साफ कर रहे हैं, देश साफ कर रहे हैं, लेकिन असलियत में हुआ वही, जो भी इस पार्टी के अगेंस्ट में था, जो भी पॉलिटिकल राइवल था, उन सबको शी जिनपिंग धीरे धीरे खत्म करते गए और हर एक खाली कुर्सी पर अपना एक चुनावा बंदा भेजते गए। मतलब कि उनके शासनकाल में उनकी प्रेसिडेंसी टर्म खत्म होते होते पार्टी और मिलिट्री दोनों पर शी जिनपिंग का इतना कंट्रोल था कि माओ के पास किसी का भी नहीं था। दूसरे टर्म में स्टैंडिंग कमेटी की 7 में से 5 सीट उन्हीं लोगों को मिली जो डायरेक्टली शी जिनपिंग से जुड़े हुए थे। और फिर 2021 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पूरी हिस्ट्री में तीसरी बार, हाँ सिर्फ तीसरी बार, एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास किया जिसमें शी जिनपिंग के थॉट को पार्टी की ऑफिशियल आइडियोलॉजी घोषित की गई। ये वही एग्जैक्टली सीन है जो कि माओ ने 1945 में किया। अब शी जिनपिंग के आइडियाज को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। इसी दौरान चाइना की इकोनॉमी की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उनकी मिलिट्री भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। साउथ चाइना सी में उनको कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने हांगकांग को दबाया, ताइवान पर भी प्रेशर बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी सर्विलांस स्टेट बनाई गई, जहाँ पर कैमरा हर जगह फिट हो चुके थे और हर चीज ट्रैक कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में 2021 आया और शी जिनपिंग को एक झटका लगा कोविड में, जहां पर जीरो कोविड पॉलिसी ने लाखों लोगों को सालों तक लॉकडाउन में रखा। शायद पहली बार था
जब प्रेशर उन तक पहुंचा था। लेकिन 2022 में फिर आखिरकार वही हुआ जो होना था। मतलब शी जिनपिंग तीसरी बार उस दरवाजे से बाहर निकले। मतलब वो तीसरी बार प्रेसिडेंट की ओर बढ़ रहे थे। उनके 2 टर्म की प्रेसिडेंसी में उन्होंने हर उस बंदे को हटा दिया था जो उनके विरुद्ध जा सकता था। मतलब स्टैंडिंग कमेटी में पूरी की पूरी उनके ही लॉयल बंदे थे। अब कोई ऐसा एक भी शख्स नहीं बता था जो उनको मना कर सकता। मतलब वो चाइना के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। यार यहाँ पर एक पूरी कहानी देखो। एक बच्चा बड़े घर में पैदा होता है, उनके पिताजी रिवॉल्यूशन में हिस्सा लेते हैं और फिर चाइना को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन उसी सिस्टम ने उनके पिताजी को बेइज्जत कराया, शी जिनपिंग को घर से निकलवाया, स्कूल से निकलवाया, गुफा में रहने के लिए मजबूर किया। बाप को उसने अपने जेल में सड़ते हुए देखा। और फिर शी जिनपिंग ने आखिर बार क्या किया? शी जिनपिंग ने अपनी मेहनत से वो पावर अपने हाथ में दी और चीन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन चुके। अब ये पावर शी जिनपिंग को कुछ बड़ा बनाने में लगा रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती को दोहरा रहे हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात अभी क्लियर है, चाइना एक बार फिर से एक आदमी की मर्जी से ही चल रहा है और एक ही आइडियोलॉजी से ही चल रहा है। मतलब कि पूरा के पूरा चाइना किसी एक की मुट्ठी में है और इस बार सिस्टम के अंदर उसे कोई नहीं है जो उसे रोक सके। बस आज के लिए इतना ही। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।